बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सांद्रता के पदों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ेंगे कि विलेयता क्या होती है और विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। वापस ध्यान दीजिएगा, किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। अब देखिए, ये जो विलेयता होती है, इस विलेयता पर विलेय की प्रकृति का, विलायक की प्रकृति का, ताप का और दाब का प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बच्चों ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे कि ठोसों की द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और गैसों की द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया ये विलेयता विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता के बारे में और दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता के बारे में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता। देखिए बच्चों, ठोसों की द्रवों में विलेयता की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे ही पदार्थ की क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। और जब हम मोलों के रेफरेंस में बात करें, विलेय के मोलों की संख्या के रेफरेंस में अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई हो उसे ही पदार्थ की क्या कही जाती है? उसे ही पदार्थ की विलेयता कही जाती है। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी विलेयता क्या होती है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ठोस किसी दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। देखिए बच्चों, अगर ठोसों की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ठोस किसी भी द्रव में घुल जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी अब इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर हम नमक की बात करें और नमक को अगर आप जल में घोलेंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जब आप जल में घोलेंगे ये आराम से घुल जाएगा, लेकिन जब आप इसी सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में घोलेंगे तो ये नहीं घुल पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ किसी भी विलायक में नहीं घुल जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच में कुछ क्या हो? अन्योन्य क्रियाएं हो। तो ये कहा जाता है कि जो ध्रुवीय विलेय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं और जो अध्रुवीय विलेय होते हैं वो अध्रुवीय विलायक में ही क्या होते हैं? घुलते हैं। ठीक है, जैसे NaCl जल में आसानी से घुल जाता है, जो नमक है वो जल में आसानी से घुल जाता है, जबकि जो नेफ्थलीन है वो जल में आसानी से नहीं घुलता है। देखिए बच्चों, नेफ्थलीन अध्रुवीय होता है, NaCl ध्रुवीय होता है और जल कैसा विलायक है? जल ध्रुवीय विलायक है। NaCl जो ध्रुवीय विलेय है वो जल में आसानी से घुल जाएगा, जबकि नेफ्थलीन जो अध्रुवीय विलेय है वो जल में आसानी से नहीं घुल पाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलता है। यानी इसको हम कह सकते हैं समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। आगे देखिए, जब कोई ठोस विलेय द्रव विलायक में घुलने लगता है तो यह प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। घुलना, इस प्रक्रिया को और क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को घुलना भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक है संतृप्त विलयन और दूसरा है असंतृप्त विलयन। तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। देखिए क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें किसी ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो और विलेय नहीं घोला जा सके।
क्लियर है। और अधिक विलय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। जबकि असंतृप्त विलयन क्या होगा? अरे भाई ऐसा विलयन जिसमें कि अधिकतम मात्रा नहीं घुली हुई हो, भाई ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा नहीं घुली हुई हो और उसमें और विलय मिलाया जा सके। तो देखिए, ऐसा विलयन जिसमें किसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब ये कहा जाता है कि बच्चों ठोसों की जो विलेयता होती है वो ताप से बहुत अधिक प्रभावित होती है, यानी ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कुछ ठोसों की जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है और कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। देखिए, यानी अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। अब हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। देखिए बच्चों, ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव ये कहा जाता है कि जब किसी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है, जब किसी भी विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। और उस दौरान अगर हम बात करें एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी में भी कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, जब विलेय प्लस विलायक, जब विलेय प्लस विलायक को मिला के किसी विलयन का निर्माण किया जाता है, किसी विलयन का निर्माण किया जाता है, तो उस दौरान एंथैल्पी में कोई ना कोई क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसे मैं डेल एच विलयन बोल सकती हूँ, विलयन की एंथैल्पी। तो बेटा एंथैल्पी में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। ये एंथैल्पी या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या ये एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब है जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो धनात्मक भी हो सकता है या वो ऋणात्मक रूप में भी हो सकता है। और इसी के आधार पर हम लोग यहाँ बताएंगे कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसे हम ले शौतेलिए के नियम, यह ले शौतेलिए के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, या हम इसे ले शौतेलिए के नियम से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी डेल एच जो विलयन है उसका मान 0 से ज़्यादा, तो क्या होगा? तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है बेटा, जब डेल एच का मान क्या हो? धनात्मक। जब डेल एच का मान धनात्मक हो तो हमारा ये जो प्रक्रम है ये कैसा होगा? ऊष्माशोषी। कैसा प्रक्रम होगा? देखिए बच्चों, ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा, ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा। और उस परिस्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? अब आगे देखिए, यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, यानी जो डेल एच विलयन है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो 0 से क्या है? कम, यानी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी क्या होगी? कम होगी। तो देखिए बच्चों, अगर ये एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक है, अगर ये एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक है तो ये कैसा प्रक्रम होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी हमारी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है और विलयन का निर्माण होता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर ऊष्माशोषी प्रक्रम है तब तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो गैसें होती है वो द्रव में क्या होती है? विलेय होती है। क्लियर है? निश्चित मात्रा में विलेय होती है। जैसे अगर जल की बात की जाए तो जल में ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है, होती है ना? तो देखिए गैसें द्रव में निश्चित मात्रा में विलेय होती है, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन। और जो गैसों की द्रव में विलेयता होती है ये अवशोषण गुणांक के ऊपर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अवशोषण गुणांक पर।
गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है और ये कहा जाता है कि दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए बच्चों, अगर गैसों की बात की जाए तो गैसों की जो द्रवों में विलेयता होती है वो दाब पे भी निर्भर करती है और ताप पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। यानी दाब और ताप दोनों का इस पे प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव, कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ये कहा जाता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से, ये जो चित्र है इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती जाती है। ये मैंने अभी आपको समझाया है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि हम ये कोई एक निकाय है। क्या है, निकाय है। हम इस निकाय को ले लेते हैं कि गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझने के लिए। तो ये एक निकाय है। ये निकाय में ये कोई गैसीय विलयन भरा हुआ है। निकाय में क्या भरा हुआ है, गैसीय विलयन भरा हुआ है। क्लियर है। और ये इस निकाय के ऊपर हमने एक लगा दिया यहाँ पिस्टन। ये क्या है, ये जो आपको ये दिखाया हुआ है ये क्या है, पिस्टन है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे तो वो विलयन है, वो जो द्रव है वो है ही, और ऊपर यहाँ पे मान लीजिए क्या है, गैस के अणु है। ठीक है, ये हम जब बात कर रहे हैं जब पिस्टन और जो ये गैस ये विलयन है ये साम्यावस्था में है। किस फॉर्म में, साम्यावस्था में। ये हम साम्यावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब कहीं भी किसी के द्वारा दाब नहीं लगाया जा रहा। अब मान लीजिए हम इस पिस्टन पे लगाते हैं दाब। पिस्टन पे क्या लगाते हैं, हम दाब लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पिस्टन पे दाब लगाएंगे पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, दाब लगा रहे हैं। और जैसे पिस्टन पे हम दाब लगाएंगे तो ये जो गैस के जो कण हैं, जो गैस के अवयवी कण हैं, इन गैस के अवयवी कणों की इन विलयन में जाने की, इन विलयनों के अंदर इंसर्ट होने की या इनके अंदर जाने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वापस देखिए, जैसे ही बेटा इस पे हम लोग दाब लगाएंगे, जैसे ही पिस्टन पे क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो ये जो गैस है, गैस के अवयवी कण है या जो गैस के कण है उनकी इस जल के अंदर जाने की या जल के भीतर घुसने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये विलयन है, इस विलयन की इकाई आयतन सांद्रता में गैसों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका मतलब है विलेयता भी क्या हो गई, बढ़ गई। इस चित्र से आपको समझ में आया होगा। साम्यावस्था में आप देखिए ये गैस के पार्टिकल्स, गैस के अवयवी कण कितने दूर दूर है, और जब यहाँ पे दाब लगाया गया तो गैस के कण पास पास तो आ गए, साथ ही साथ वो इसमें जो ये विलायक ले रहे हैं उसमें भी जाने की क्या रखते हैं, वो प्रवृत्ति रखते हैं। क्लियर है। तो ये आपको चित्र से समझ में आया होगा कि दाब बढ़ाने पर कैसे गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। आगे देखिए, पिस्टन पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है। मैंने अभी भी आपको बताया कि भाई जैसे ही आप दाब लगाएंगे तो जो गैसीय कणों की संख्या है प्रति इकाई आयतन में वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने की गति बढ़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं क्या बढ़ गई, विलेयता बढ़ गई। गैसों की द्रव में क्या बढ़ गई, विलेयता बढ़ गई। ये गैस की विलेयता तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि कोई नया साम्य स्थापित नहीं हो जाए। और देखिए इसको किसने समझाया, हेनरी ने एक संबंध दिया इसको समझाने के लिए। तो देखिए हेनरी ने क्या बताया है, आगे नजर डालते हैं। हेनरी का नियम, हेनरी ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। देखिए बच्चों क्या कहा उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो द्रव की सतह पर जो आंशिक दाब है, गैस का जो आंशिक दाब है उसके क्या होती है, समानुपाती। यानी गैस के द्वारा उसकी द्रव के सतह पर कितना आंशिक दाब डाला गया है उसके समानुपाती होती है। तो मैं मान लीजिए मैं क्या लिख सकती हूँ, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। क्लियर है। तो यहाँ पे m जो है वो क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, कि कितनी मात्रा घुल रही है उसमें जो भीतर की ओर जा रही है, और जो p है वो क्या है, आंशिक दाब है। यानी m
सीधे सीधे किस पे निर्भर कर रहा है, आंशिक दाब पे, यानी आंशिक दाब के समानुपाती है। जब मैंने इस साइन को हटाया तो यहाँ पे एक स्थिरांक आ गया के, क्या आ गया, स्थिरांक आ गया के, यानी m बराबर के पी। ये हमें संबंध ये किसने दिया, हेनरी ने। किसने बताया, हेनरी ने बताया कि जो गैसों की विलेयता है वो सीधे सीधे आंशिक दाब पे निर्भर करती है। क्लियर है। तो m मैंने बता ही दिया, घुली हुई गैस की मात्रा है। p क्या है, साम्यावस्था में गैस का दाब है, साम्यावस्था में जो गैस का दाब है। और k यहाँ पर एक क्या निकल के आ गया, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे बच्चों देखिए, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। देखिए डाल्टन ने भी इसके बारे में, गैसों की विलेयता के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि किसी विलयन में जो गैस का मोल अंश होता है, किसी भी विलयन में, गैसीय विलयन की बात कर रहे हैं, किसी भी गैसीय विलयन में जो गैस का मोल अंश होता है वो उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी डाल्टन ने किसकी बात की, मोल अंश की, कि भाई जो मोल अंश है, जो उस गैसीय विलयन में जो गैस का मोल अंश है वो विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब पे निर्भर करता है। तो अब हेनरी ने क्या नियम दिया, भाई हेनरी ने पहले वो बता ही दिया था हम लोगों को कि भाई जो गैस घुल रही है वो आंशिक दाब पे निर्भर करती है, गैस की जो मात्रा है। डाल्टन ने इसे मोल अंश के रूप में कहा। डाल्टन ने ये कहा कि जो गैस का मोल अंश है वो विलयन के ऊपर उपस्थित आंशिक दाब पे निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है। तो अब हेनरी ने क्या नियम दिया, देखिए हेनरी ने कहा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब P होता है वो उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी अब उन्होंने ये कहा कि जो ये आंशिक दाब है वो सीधा सीधा x के ऊपर निर्भर करेगा, और x यहाँ पे क्या है, मोल अंश। तो देखिए जो आंशिक दाब है वो मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। जैसे ही मैंने ये साइन हटाया यहाँ स्थिरांक आ गया KH। ये K और बेस में जो H है, आधार में जो ये H है, इसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम P जो आंशिक दाब है उस पे और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए जब हम मोल अंश, x एक्सिस पे तो हमने ले लिया मोल अंश और y एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया आंशिक दाब को। भाई इस पे तो हमने मोल अंश को ले लिया और y एक्सिस पे हमने ले लिया आंशिक दाब को। जब इनके बीच में हमने ग्राफ खींचा तो हमें ये सीधी रेखा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, सीधी रेखा प्राप्त हुई। और इस फॉर्मूले से, पीछे देखिए, इस फॉर्मूले से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मोल अंश x बराबर क्या हो जाएगा, P/KH। हम ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम लोग कि x बराबर P/KH। तो देखिए x बराबर P/KH। अब जो ये KH का जो मान है, जो KH का जो मान है, ये बेटा गैस की प्रकृति के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर। ये कहा जाता है कि ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे KH का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब KH का मान बढ़ेगा तो x का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि गैसों की जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वापस समझिए बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, आप लोगों ने ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाने पर जो ये KH है, जो हेनरी स्थिरांक है, उसका मान बढ़ गया। जब KH का मान बढ़ गया तो ये जो x है, जो मोल अंश है, गैस के मोल अंश, वो क्या हो गए, कम हो गए। यानी सीधा सीधा इसका ये मतलब हुआ कि गैसों की विलेयता क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे कि इस हेनरी नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है। जो हम लोग हेनरी नियम बात कर रहे हैं, हेनरी नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है। देखिए बच्चों, शीतल पेय, सोडा वाटर में जो CO2 है उसको उच्च दाब पर भरा जाता है। हेनरी नियम के अकॉर्डिंग ही उच्च दाब पर, भाई जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें उच्च दाब पर CO2 गैस भरी हुई रहती है। क्लियर है। गहरे समुद्र में उच्च दाब होने के कारण गोताखोरों के गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। आगे देखिए, अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। अर्थात O2 की सांद्रता कम होती है। अतः पर्वतारोहियों
एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर बहुत क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है। देखिए बच्चों, ये हेनरी जो नियम है उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। आगे देखो, ताप का प्रभाव। अब हम बात करेंगे गैसों की विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे गैसों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उस द्रव विलयन में से, तो उस गैसीय विलयन में से उनकी बाहर निकलने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैस के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि ठोसों की द्रवों में विलेयता और जो गैस है उनकी द्रवों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्रवों की द्रवों में विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।